भारतीय सेना को मिले 355 युवा जाबाज अफसर। देहरादून की पासिंग आउट परेड में हुए पास। विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 अफसर भी हुए पास आउट। आचार संहिता खत्म, अटकी योजनाएं अब पकड़ेंगी रफ्तार। मुख्यमंत्री हर विभाग की करेंगे समीक्षा। खेल मंत्री ने मुख्य सचिव उच्चाधिकारियों के लिए बैठक। प्रथम खेल विश्वविद्यालय के संबंध में बैठक। भूमि हस्तांतरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा। सड़क किनारे घास काट रही महिला हुई बाघ का शिकार। बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। बाघ से लड़कर बड़ी बहन ने बचाई जान। खाद्य सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने किया आयोजन। कार्यक्रम में खाद्य कारोबारी और खाद्य विशेषज्ञ भी रहे मौजूद। देहरादून में डेंगू की दस्तक। 2 संदिग्ध मरीज दून अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य महकमा हुआ पूरी तरह से अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। ईटीवी समूह के चेयरमैन राव साहब का निधन हो गया। रामोजी राव के निधन पर सीएम ने भी दुख व्यक्त किया है। रामोजी राव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी की ओर से ट्वीट किया गया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी। और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत फिर से खराब होने की बात, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। जांच में जुटी ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों की टीम से योगी की मां सावित्री देवी को एम्स में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले भी एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। मंत्री धन सिंह रावत ने एम्स पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना है। ब्लड प्रेशर की समस्या पर एम्स में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। तो ब्लड प्रेशर की समस्या पर एम्स में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मंत्री धन सिंह रावत ने एम्स पहुंचकर जाना उनका हालचाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर का रुख करेंगे देहरादून से। खबर जहां दिल्ली में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है। करण माहरा, यशपाल आर्य भी बैठक में हुए शामिल। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होने की बात और कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर जहां पर करण माहरा, यशपाल आर्य भी बैठक में शामिल हुए। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर जहां भारतीय सेना में शामिल हुए 355 युवा अफसर। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र ने परेड की सलामी ली है। कैडेट्स ने चेटवुड ड्रिल स्क्वायर पर किया कदम ताल। आईएमए से 355 कैडेट्स भारतीय सेना में अफसर बने हैं। मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल
ने सलामी ली है और कैडेट्स ने चेडवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल किया है। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए कोई एसओपी नहीं होने की बात सामने आई है। पर्यटन और वन विभाग के बीच झूलता रहा है मुद्दा। बीते 2 सालों में ट्रैकिंग के दौरान करीब 38 ट्रैकर्स की मौत। मीडिया की पड़ताल में बड़ा खुलासा होने की बात सामने आई है। अहम खबर, मीडिया की पड़ताल में हुआ बड़ा खुलासा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पर्यटन और वन विभाग के बीच झूलता रहा है ये मुद्दा। मीडिया की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर, स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बैठक ली है और विधानसभा स्थित सभागार में अफसरों के साथ बैठक। मंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की जानकारी ली। मानसून सीजन से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। सभागार में बैठक की बात सामने आई और मॉनसून सीजन से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से खबर, स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध से जुड़ी बड़ी जानकारी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बैठक ली है। देहरादून से अगली खबर, जहां सहस्त्रताल ट्रैक हादसे में 9 ट्रैकरों की मौत मामला। ट्रैकिंग एजेंसी हिमालयन व्यू ट्रैकिंग पर मुकदमा दर्ज। व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पाबंदी लगाई गई। 70 साल के ट्रैकर्स का मेडिकल नहीं कराया गया था। ठंड लगने से सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक का 22 सदस्यीय दल सहस्त्रताल गया हुआ था। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर चमोली से, जहां तपोवन मार्ग पर अनियंत्रित वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। सूचना पर एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू करने पहुंची। घटनास्थल पर घायल अवस्था में 4 व्यक्ति पाए गए और एसडीआरएफ की टीम ने सभी का रेस्क्यू भी कर लिया है। बड़ी खबर। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के 2 दिवसीय खैरालिंग कौथी का आज समापन हो गया। आज मेले के दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन कर मनौती मांगी। इस मौके पर मंदिर परिसर में 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के पहले सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विशेषता अतिथि के रूप में पूर्ण सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत
कुट्टी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटोला आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जबकि समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने शिरकत की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख बिना राणा व प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख संगठन द्वारिखाल प्रमुख महेंद्र सिंह राणा की भी मौजूदगी रही। समिति द्वारा आयोजित क्रिकेट एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मेले में कई लोग भी पहुंचे जिन्हें सम्मानित किया गया है। मान्यता पूरी होती है और जहाँ भी परिवार में किसी के बच्चे होते हैं, शुभ कार्य होता है, तो यहाँ की मन्नत मांग पूरी होती है, तो सब आते हैं। और हमें आके बहुत अच्छा लगता है, अपने लोग मिल जाते हैं, सारे गाँव के गाँव के लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं और सब आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। बड़ी चीज़ें सब उसका जो प्राचीन इतिहास है वो नमक और उसके साथ में सिमरन का जो लेनपुर के ऊपर था उसके बाद आधारित है। उसके बाद में धीरे धीरे इसलिए क्या है कि आसपास के जो पट्टी स्वास्थ्य 84 श्रद्धालुओं की पट्टी के आस्था बढ़ी है और आस्था बढ़ने के साथ साथ में क्या है कि और भी जो पट्टी आती है और यहाँ तक की दिल्ली है, देहरादून में जो भी मतलब और अलावा वो भी मतलब यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सड़क का साधन हो गया, इसलिए वो हुआ क्या है कि अपने बच्चों के साथ में सही परिवार क्या है कि गाड़ियों के साथ में आते हैं, जिससे कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा उनको पैदल चलना पड़ता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पहले क्या था कि भीड़ कम हुआ करती थी तो आवागमन के साधन नहीं थे, सड़क नहीं थी, साधन नहीं थे। आज मैं कलचखाल विकासखंड के अंतर्गत मुनेश्वर खैरालिंग महादेव के जो ऐतिहासिक मेला होता है उसमें गया था और आज ही नहीं, मैं लगातार पिछले 5 वर्षों से जा रहा हूँ। यहाँ पर ये बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है। यहाँ पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, अब जो है ये केवल सात्विक पूजा यहाँ पर की जाती है। 2 दिवसीय पूजा होती है, इसमें ध्वजा चढ़ाई जाती हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जो है लोग अपने अपने गांव से मनौतियाँ मांगने के लिए मंदिर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस वर्ष से या पिछले सालों से, पिछले 2 साल से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सभी गाँव की महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन चौकी में तैनात पीएससी बटालियन के हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालातों को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रुड़की के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अर्जुन सिंह की अचानक हुई मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कहा कि मृतक हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह की मौत पुलिस महकमे के लिए बेहद दुखदायी है। अर्जुन सिंह पीएससी बटालियन में नारसन चौकी में तैनात थे। IRP फर्स्ट बटालियन रामनगर बेलपड़ाव में तैनात हमारे हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, जो 2006 बैच के भर्ती थे और नारसन में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। कल अचानक उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, जिस पर उनके साथियों के द्वारा उन्हें CSC मंगलौर ले जाया गया था और हम लोग सब लोग सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले आए थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत पार्थिव शरीर को उनके परिजन अल्मोड़ा लेकर जा रहे हैं। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों और सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ शुरू हो गया है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम में और तेजी आ गई है। दरअसल लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के जाम में फंसे होने के चलते काफी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और प्रक्रिया गतिमान भी है। बहुत सा अतिक्रमण कहें या जो इलीगल स्ट्रक्चर थे वो हटाए भी जा रहे हैं। तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। जगह आइडेंटिफाइड हो रही हैं। कुछ पौधे जो है वो हम गौशाला जो हमारी गंगापुर कपडाल में निर्माणाधीन है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा वृहद स्केल पर। तो जो हमारे लॉस ऑफ ट्रीज़ है उसको हम कहीं ना कहीं कंपनसेट करेंगे और ज़्यादा संख्या में कंपनसेट करेंगे, ताकि सर्वाइवल रेट अगर 80-90% है तो हम 120 के अराउंड अपना टारगेट लेकर के चलेंगे कि इतना वृक्षारोपण किया जाए।
खबर है रामनगर से, जहां पर कारपेट व रामनगर वन प्रभाग की सीमा पर रेगोंडा से 200 मीटर रामनगर की तरफ घास काट रही महिला पर टाइगर ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला के सीने, कान, गर्दन और पर बाघ के नाखूनों के गंभीर निशान भी मिले हैं। आते दबो ये पकड़ दी, मैं हल्ला करो, मैं डंडा उठाया है ना, ऐसे पकड़ के लाई, बाघ से हटाया। हाँ, बाघ से हटाया मैंने, फिर डंडा से मैंने हाथ हटाया, हाँ ऐसे डंडा से हटाया मैंने, फिर इसको मैंने ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के, मेरे को ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा। फिर हम हाँ, बाघ के मुंह से खींच के लाई। तीन जो है रिमोला के आंकड़ा का पत्ता जो पड़ता है, यहाँ की कुछ औरतें जो है घास काट के लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गई थी, तो रिमोला से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया। फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर, रामनगर गर्जा रोड पर रिमोला खट्टे से 200 मीटर इधर की तरफ। खाद्य दिवस के मौके पर खाद्य संरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग उत्तराखंड के द्वारा एक निजी होटल में खाद्य सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य कारोबारी के साथ साथ विशेषज्ञ मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग उत्तराखंड ताजपर सिंह जग्गी ने शिरकत की है। तो वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान की आदत को सुधारना पड़ेगा और उसमें बदलाव भी लाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसको एक बृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी भविष्य में भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे फूड पैंडेमिक आने वाला है। अगर हम अभी इसे अवेयरनेस नहीं हुए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें और हम लगातार एक कार्रवाई करते रहेंगे। खबर देहरादून से, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय देहरादून में प्रदेश में प्रस्तावित प्रथम खेल विश्वविद्यालय परिसर के चयनित भूमि हस्तांतरण के संबंध में मुख्य सचिव और उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में भूमि हस्तांतरण की गतिमान कार्रवाई, आगामी कार्य योजना, प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण के संबंध में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। का उद्देश्य जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग खोलेंगे। उसी के निमित्त जो है आज की बैठक ली गई है। पूर्व विभाग में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर जहां हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, उसी से लगती हुई 35 एकड़ की भूमि है जो विभाग ने चिन्हित करी थी, जिसके हस्तांतरण को लेकर कई दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर आज की बैठक जो है वो चीफ सेक्रेटरी के साथ में और संबंधित वन विभाग के अधिकारियों के साथ में, शासन के अधिकारियों के साथ में और जिले के जिलाधिकारी और डीएफओ के साथ में बैठक की गई है, जिसमें इस बात के लिए साफ साफ निर्देशित किया है कि हमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हर हाल में हमें हल्द्वानी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के निमित्त भी खोला जाना है और प्रदेश हित में भी, युवाओं के हित में भी ये बहुत आवश्यक है, जिसके लिए सीएलएन के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है। सीएलएन ज़रूरी नहीं है कि आपको नैनीताल में ही प्राप्त है, चूँकि हल्द्वानी में हम 35 एकड़ देख चुके हैं। उसके विकल्प है कि प्रदेश में उसको कहीं पर भी देखा जा सकता है और ये भी विकल्प है कि प्रदेश के बाहर भी जाया जा सकता है। खबर देहरादून से, जहां तीसरी बार एनडीए के नेता के तौर पर चुने गए नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी भाजपाइयों में खुशी देखी जा रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा नेता है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे माननीय मोदी जी को एनडीए का नेता चुना जा रहा है, उनके लिए बधाई है उनको। और 1962 के बाद पहली बार मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे उत्तराखंड से तीसरी बार हम लगातार 500 सीटें, यानी 5 ही सीटें हैं, 500 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में, यानी मोदी जी के
लिए समर्पित किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ से, चूँकि हर बार ही उत्तराखंड से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है, उम्मीद तो हम यहाँ से भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से विषय स्पष्ट होगा तो हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ से किसी एक, या हम तो कहें 2 मंत्रियों को मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को तो मंत्री पद मिलना चाहिए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों ने हार जीत पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी बीच मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव परिणामों पर विचार विमर्श के लिए 8 जून को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इसमें उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्या और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी न जीत पाने से कांग्रेस प्रदेश संगठन पर अब सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर हाईकमान ने समीक्षा शुरू कर दी है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी प्रदेशों के चुनाव की समीक्षा की जाएगी। वहीं इस बैठक में उत्तराखंड से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी न जीत पाने से कांग्रेस हाईकमान बेहद नाराज है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पार्टी के प्रदर्शन की रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं राज्य की 5 सीटों में एक भी प्रत्याशी के न जीत पाने की बड़ी वजह करण माहरा पार्टी के शीर्ष नेताओं के चुनाव न लड़ने को बता रहे हैं। मुझे आज नहीं, मुझे पहले दिन से लग रहा था और मेरे आप लोगों को मैंने बयान भी दिए हैं कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक जरूरत होती है। उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जब माहौल कठिन हो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय अगर हमारा जो लड़ाका है, जो योद्धा है, वो चुनाव लड़े तो परिणाम कुछ और होते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 टर्म से 5 सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क उत्तराखंड के अंदर नीचे गांव तक है और कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ा हुआ, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। और कांग्रेस तो अपनी आंतरिक लड़ाई लड़ रही है और वो हर चुनाव के बाद अपना अध्यक्ष बदलते हैं, दूसरा बनाते हैं। ये तो कांग्रेस को फैसला करना वो क्या करती है। देखिए, संभावनाएं तो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड कांग्रेस में जो हालात रहे चुनाव के समय और उत्तराखंड कांग्रेस लगातार तीसरी बार इस समय 5 सीटें हारी है। वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, इनकी स्थिति इस समय बड़ी विकट रही। एक तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। यही बड़ा कारण है कि वो संगठन को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाए जिस हिसाब से उनकी सोच थी। और हरीश रावत अपना राग अलाप रहे थे, प्रीतम सिंह अपना राग अलाप रहे थे। और वहीं जिस तरीके से बीच में भाजपा में चीज़ें निकल करके आई कि लोग लगातार कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन कर रहे थे, सुबह त्यागपत्र दिया और शाम को भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ऐसे में पार्टी को जोड़ तोड़ के रखना, और दूसरा राष्ट्रीय संगठन से भी उनको उस तरीके का एक सबल नहीं मिल रहा था जिससे कि वो कुछ कड़े निर्णय ले पाते। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो उनको लेकर के कुछ कड़े निर्णय ले या बदलाव देखे। हालांकि जिस प्रकार से करण माहरा ने भूमिका निभाई है वो सराहनीय भूमिका है और ऐसी विषम परिस्थितियों में चीजों को लेकर के चले हैं वो। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने अप्रैल 2022 को करण माहरा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। पार्टी को उम्मीद थी कि युवा नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा पार्टी के कई दर्जन नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा कांग्रेस संगठन लगातार कमजोर होता चला गया। वहीं चुनाव में हार के साथ ही बीते 2 सालों में करण माहरा पीसीसी का गठन तक नहीं कर पाए हैं। वहीं संगठन बदलाव की चर्चा भाजपा में भी चल रही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत के मामले में पार्टी इस बार 2019 जैसा जोरदार प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार उत्तराखंड में कुल 5.679% मत हासिल किए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य में 61.66% वोट पड़े थे।
ऐसे में पार्टी के मत प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी महेंद्र भट्ट की जगह किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि पार्टी के नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं। नहीं, एक तो चूंकि राज्य भर में मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण यह लोकसभाओं में मतों का अंतर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद तीसरी बार लगातार 5 सीटों के जीतने के बाद भी समीक्षा करेगी और जहां आवश्यक होगा वहां पर और अच्छा काम करने का प्रयास करेगी। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हमने 5 सीटें बहुत अच्छे अंतर के साथ जीती हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद जो है एक स्वाभाविक समीक्षा हमेशा से होती रही है और इस बार भी जो है कल सीईसी की बैठक दिल्ली में है, तो निश्चित तौर पर जो है आगामी रणनीतियों पर और चुनाव में जो भी प्रदर्शन रहा उस पर सब पर बातचीत होगी। ये कोई नई बात नहीं है और राजनीतिक दलों में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जहाँ तक आप बदलाव की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2019 के प्रदर्शन से जो है इस बार का प्रदर्शन बेहतर है और भाजपा की लीड को जो है कम करने का काम किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब जीत हार की समीक्षा शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश में लगातार जहां भाजपा जीत की हैट्रिक से खुशी मना रही है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना खाता प्रदेश में नहीं खोल पाने से मायूस है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ऐसे स्थिति में आगामी निकाय और उपचुनाव जीत पाएगी? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? देखना होगा कि इस हार से कांग्रेस हाईकमान क्या कुछ करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का